हेलो दोस्तों, लॉ विज़ार्ड गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉ विज़ार्ड गुरु चैनल पर हम जीएसटी और कंपनी लॉ के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अभी तक जीएसटी के 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जीएसटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कवर कर चुके हैं। जीएसटी में कंपोजिशन लेवी, कंपाउंड लेवी स्कीम हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि स्मॉल बिजनेसमैन को किस तरह से कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर कवर किया जाता है, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को किस तरह से कवर किया जाता है। इसके साथ ही एक चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ थोड़े बहुत प्रोविज़न उसके बाकी हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों, आज हम किस टॉपिक को कवर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसका नाम है दोस्तों सप्लाई। सप्लाई जो चैप्टर है दोस्तों, वो जीएसटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कहते हैं कि सप्लाई चैप्टर जीएसटी की बैकबोन है, क्योंकि दोस्तों जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जीएसटी एक तरह के इवेंट पर लगता है। जीएसटी इज़ ए इवेंट बेस्ड टैक्स। उस इवेंट का नाम होता है दोस्तों सप्लाई। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी को 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस को कवर कर बनाया गया, मर्ज कर बनाया गया, या हम कह सकते हैं कि 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसकी स्थान पर जीएसटी को लाया गया। दोस्तों 17 तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, वहाँ पर 17 टाइप्स ऑफ इवेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स का लेवी होना किसी पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड करता है। लेट एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी जो लेवी होती थी वो मैन्युफैक्चरिंग पर लेवी होती थी। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक इवेंट हुआ करता था। सेल्स एक इवेंट हुआ करता था सेल टैक्स के लिए। उसी तरह से एंटरटेनमेंट पर एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था। सर्विसेज पर सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो वहाँ पर सर्विस एक इवेंट था। तो इतने तरह के जो अलग अलग इवेंट्स थे, उन्हें मर्ज कर एक इवेंट बनाया गया। उस इवेंट को नाम दिया गया दोस्तों सप्लाई। इसका मतलब यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई में कवर है, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। यदि आपकी सेल्स जो पहले सेल टैक्स में एक इवेंट थी, वो अब यदि सप्लाई में कवर है, तो जीएसटी आपकी सेल्स पर लगेगा। यदि आपकी सर्विसेज जो सर्विस टैक्स के अंदर एक इवेंट थी, अब सप्लाई में कवर है, तो जीएसटी की बातें होगी। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली समझना है जीएसटी को दोस्तों। पर्टिकुलरली समझना है यहाँ पर हमें सप्लाई को, क्योंकि जीएसटी सप्लाई पर डिपेंड होती है। तो वही बात हम आज इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसकी सारी सीरीज़, सारे वीडियो को आप देखना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पक्के से बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो हम देखते हैं दोस्तों, आइए सप्लाई। तो सप्लाई जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट है, यानी कोई भी इवेंट यदि सप्लाई में कवर है तो जीएसटी की बातें करेंगे, अन्यथा हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। अच्छा, सप्लाई की बातें कही गई है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है। यहाँ पर सप्लाई की डेफिनेशन नहीं दी है, यहाँ पर सप्लाई का स्कोप दिया है, और सप्लाई का स्कोप इंक्लूसिव है, यानी कि एग्जॉस्टिव मीन नहीं है सप्लाई का, इंक्लूसिव मीन है, जिसके अंदर मेरे दोस्तों 4 सेक्शंस कवर किए गए हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A,
सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ये चारों सेक्शन स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बातें करेंगे हमसे, और चारों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 दोस्तों आपको बताएगा कि आपका इवेंट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, क्या वो इवेंट सप्लाई है भी कि नहीं। अगर वो सप्लाई है तो उस पर आगे जीएसटी की बातें की जाएगी, उस पर आगे जीएसटी लगेगा ही सही, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कहता हूँ कि उस पर आगे जीएसटी की बातें की जाएगी। ओके दोस्तों, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 आपको कहेगा कि क्या इवेंट सप्लाई कहलाएगा या नहीं, आपका जो इवेंट है वो सप्लाई कहलाएगा या नहीं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए जनरल डेफिनेशन के बारे में बताता है, जनरल डेफिनेशंस देता है, सप्लाई की डेफिनेशंस एक्सेट्रा देखेंगे क्लोज ए में कौन कौन सी डेफिनेशंस है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बताता है। यदि आप सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो उस पर जीएसटी कब लगेगा और कैसे लगेगा। ऑब्वियसली कब लगेगा कैसे लगेगा उसकी बातें तो आगे होगी, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस दशा में सप्लाई है ये बात सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हमें बताएगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस दशा में सप्लाई नहीं है। यदि वो सप्लाई है तो आगे बातें की जाएगी उस पर जीएसटी लगाने की, कि उस पर जीएसटी लगाना है या नहीं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज सी मेरे दोस्तों विदाउट कंसीडरेशन की दशा में किन केसेस में सप्लाई में कवर किए जाएंगे। यदि कोई इवेंट जिसके अंदर कंसीडरेशन ही नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जिसमें कंसीडरेशन ही नहीं है दोस्तों, तो क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई में कवर की जाएंगी। उसके लिए हमें पढ़ना है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज सी, जहाँ पर शेड्यूल 1 हमें उन दशाओं के बारे में बताएगा, उन स्कोप्स के बारे में बताएगा जहाँ पर विदाउट कंसीडरेशन वाले केसेस भी सप्लाई में कवर हो जाते हैं। ओके, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में हमें केवल ये चीज़ देखनी है कि जो भी इवेंट है वो इवेंट सप्लाई में कवर है कि नहीं। क्लोज ए जनरल डेफिनेशन बताएगा, क्लोज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस बताएगा जो सप्लाई में कवर है, और क्लोज सी जिसमें शेड्यूल 1 आपको बताएगा कि वो ट्रांजैक्शन और वो केसेस जो विदाउट कंसीडरेशन के हैं और उन्हें भी कब हम सप्लाई बना देते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हमें देखना है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन का सेक्शन है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में यदि आपका इवेंट सप्लाई बन चुका तो वो सप्लाई गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विसेज की सप्लाई होगी, ये बात आपको बताएगा दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। यानी कि उस सप्लाई का क्लासिफिकेशन गुड्स में किया जाए या उस सप्लाई का क्लासिफिकेशन सर्विसेज में किया जाए, ये सारी बातें होगी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए के अंदर, क्लोज ए के अंदर। किसकी सप्लाई बनेगा, गुड्स की या सर्विसेज की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई के लिए दोस्तों शेड्यूल नंबर 2 यहाँ पर बताया गया है एक्ट के अंदर। शेड्यूल 2 के अंदर 7 पैराज हैं, उन 7 पैराज में 18 एंट्रीज है, यानी कि शेड्यूल 2 के 7 पैराज के अंदर 18 एंट्रीज हैं। वो 18 एंट्रीज क्लेरिफाई करेंगी कि आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 हमें पढ़ना है। अभी रोड मैप ले रहे हैं पूरे सप्लाई चैप्टर का कि ये 4 सेक्शन हैं मुख्य तौर पर सप्लाई चैप्टर के अंदर। इसके अंदर एक एक क्लोज के अंदर हमें जाना है और समझना है। यहाँ पर ये तीनों क्लोज हमें समझने हैं, यहाँ 18 एंट्रीज हमें समझनी है। पूरी 18 एंट्रीज़ को हमें देखना है कि वो गुड्स की सप्लाई होगा या सर्विसेज की सप्लाई होगा। ठीक है, मुख्य तौर पे मैं बता दूं कि 3 एंट्रीज़ जो हैं वो 3 एंट्रीज़ तो सप्लाई ऑफ गुड्स की होती हैं, और जो रिमेनिंग
3 नहीं 5 एंट्रीज जो होती हैं वो गुड्स की होती हैं और रिमेनिंग 13 एंट्रीज जो होती हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की होती हैं। तो वो क्या क्या होंगी उसे देखेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है हमें कि क्या सप्लाई में नहीं आएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली नेगेटिव लिस्ट के बारे में हमें बताता है। नेगेटिव लिस्ट मेंशन कर दी गई है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर और कह दिया गया है कि ये चीज़ें सप्लाई में नहीं आएंगी। तो मेरे दोस्तों एक बात बताइए आप, सबसे पहले हमें सप्लाई चैप्टर में देखना क्या चाहिए, वो लिस्ट देख लेनी चाहिए। यदि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो पूछता है कि क्या मुझे जीएसटी देना है, तो हम उसे कंसल्ट किस तरह से करेंगे। हम उसे कंसल्ट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि उसका इवेंट सप्लाई है, या फिर हम ये देखेंगे कि नेगेटिव लिस्ट में यदि आप कवर हैं तो आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं जो नेगेटिव लिस्ट में यानी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कवर हैं तो आप सप्लाई के दायरे से ही बाहर हैं। फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स की है या सर्विसेज की है या फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर वो किस तरह की दशाएं हैं वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शंस जो कि सप्लाई मानी ही नहीं जाएंगी वो बात करता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, यानी कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई की बात करता है। और शेड्यूल 3 के अंदर ये नेगेटिव लिस्ट मेंशन है। तो शेड्यूल फर्स्ट था दोस्तों विदाउट कंसिडरेशन का सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज सी। शेड्यूल सेकंड तो क्लासिफिकेशन की बात करता था कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स की होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की होगी, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए कैपिटल ए के अंदर बात की गई थी। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर शेड्यूल 3 जो है वो नेगेटिव लिस्ट की बात करता है कि ये इवेंट्स सप्लाई कभी मानी ही नहीं जाएंगी। ओके दोस्तों, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो फिर इसे डाला क्यों गया सर एक्ट के अंदर? इसे इसलिए डाला गया, इंसर्ट किया गया कि यदि किसी भी तरह का फर्दर एनेक्टमेंट या मॉडिफिकेशन सेक्शन 7 के अंदर लाना पड़े, सेक्शन 7 के अंदर लाना पड़े तो वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के साथ इंसर्ट किया जा सके। यानी कि गवर्नमेंट लॉ में अमेंडमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 को इंसर्ट करती है। तो अब 1 बाय 1 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज है, फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ओके, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए, जो जनरल डेफिनेशन की बात करता है सप्लाई की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इस डेफिनेशन में क्या बोला है देखिए, आपको पढ़ने से पता चलेगा कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। यहाँ पर स्टार्ट होती है डेफिनेशन वर्डिंग से ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई का किसी भी तरह का कैसा भी फॉर्म्स, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो, चाहे वो दोनों की मिक्स्ड सप्लाई हो, कंबाइंड सप्लाई हो, कॉम्बो सप्लाई हो, तो किसी भी तरह का कैसा भी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ बोथ, सच एज का मतलब है मेरे दोस्तों एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दिए हैं, सच एज मतलब एग्जाम्पल। डेफिनेशन में आपको सच एज वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब एग्जाम्पल है, ये इंक्लूसिव है। इसकी तरह से और दूसरे वर्ड भी यूज़ लिए जा सकते हैं, या इसकी तरह की और दूसरी घटनाएं भी हो सकती है, ट्रांजैक्शन भी हो सकती है सप्लाई के अंदर कवर। यानी उन्होंने बोला सच एज जैसे कि सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल और एक्सचेंज। अब आप इसका कोई भी एक्रोनिम बना लीजिए, ठीक है, कोई भी एक्रोनिम बना सकते हैं आप इसका, ठीक है, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसी तरह की वो ट्रांजैक्शन भी सप्लाई के अंदर कवर हो सकती है, जैसे कि सेल्स, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर। बार्टर का मतलब होता है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना, यानी कि एक्सचेंज, काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। लाइसेंस पे देना या लीज पे देना या रेंटिंग पर देना या फिर एक्सचेंज करना। आगे क्या लिखा है, मेड और एग्रीड टू बी मेड।
यानी कि ये सब करना या तो आप सहमत होते हैं या फिर ये सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल या फिर कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है फॉर ए कंसिडरेशन, जिसे मैंने ब्रैकेट में बिठाया, देखिए, फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। जो सप्लाई आपने की है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, वो सर आपको कंसिडरेशन उसके लिए मिलना चाहिए। यानी आपने जो सप्लाई कर दी है या करने के लिए आप सहमत हुए हैं, वो सर कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, फॉर ए कंसिडरेशन। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को कुछ भी दे देते हैं, गुड फेथ में दे देते हैं, ठीक है, लव एंड अफेक्शन में दे देते हैं, तो वो 7(1)(a) के अंदर सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 7(1)(a) के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है कि क्या चीज़ सप्लाई में कवर होगी। 7(1)(b) में हो सकती है, C में हो सकती है अभी, क्योंकि 7(1)(a) पूरी ही सप्लाई की बातें करता है कि क्या चीज़ सप्लाई में कवर होगी। तो अभी 7(1)(a) हम पढ़ रहे हैं, और 7(1)(a) में कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस नहीं बोलूँगा, किसी भी तरह का मूवमेंट सप्लाई में तब तक कवर नहीं होगा जब तक कि ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाएं। पहला, वो कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए, दूसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। इसका मतलब यदि आपने गुड्स का सप्लाई, सर्विसेज का मूवमेंट किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, तो वो 7(1)(a) में सप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, जो मूवमेंट हुआ है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ, यानी कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है आपकी, आप बिजनेस के दौरान नहीं कर रहे हैं। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना ही बिजनेस के दौरान कर रहे हैं, यानी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सर वो मूवमेंट 7(1)(a) के अंदर सप्लाई नहीं बन पाएगा। हाँ, B और C अभी चेक करना बाकी है। 7(1)(a) में सप्लाई बनने के लिए किसी भी तरह का मूवमेंट इन द गुड्स, चाहे वो सेल हो, एक्सचेंज हो, डिस्पोजल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंस हो, या अन्य किसी भी तरह के नाम से जाना जाए, यदि आपने किया है या करने के लिए आप सहमत हैं, जिसके लिए आपने कंसिडरेशन लिया है या कंसिडरेशन जिसके लिए आप लेना सहमत हुए हैं, और दूसरी बात, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपने उसे सप्लाई किया हो, तो वो सप्लाई में कवर होगी सेक्शन 7(1)(a) के अंदर। नहीं तो वो 7(1)(a) के अंदर सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स जो है सर, ये एक तरह के और वर्ड भी शामिल किए जा सकते हैं। यानी सर आप किसी भी तरह का मूवमेंट कीजिए, ये मार्कर है, यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो क्या ये सप्लाई है? ऑब्वियसली, क्योंकि सर किसी भी तरह का मूवमेंट, चाहे गुड्स में हो चाहे सर्विसेज में हो, बट यदि दो कंडीशन उस मूवमेंट में सेटिस्फाई हो गई, पहली है कंसीडरेशन और दूसरी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। किसी भी तरह का मूवमेंट यदि फॉर कंसीडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, तो वो 7(1)(a) के अंदर सप्लाई होगा, अन्यथा वो 7(1)(a) में उसे कोई भी सप्लाई नहीं बना सकता। ओके, अब यहाँ बात ध्यान दीजिए, बाय ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति ने ये सप्लाई की है। पहले जो सर्विस टैक्स एक्ट हुआ करता था, मैं बता दूं आपको, GST इज़ ए नटशेल ऑफ सर्विस टैक्स। GST सर्विस टैक्स से ही बना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न सर्विस टैक्स से ही लिए गए हैं यहाँ। तो सर वहाँ सर्विसेज की जो डेफिनेशन होती थी, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था, और सर्विसेज एक तरह का इवेंट हुआ करता था। वहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ था बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन। तो सर यहाँ पर टू अनदर पर्सन वर्ड को काट दिया गया है, हटा दिया गया है, यहाँ पर इसे अनदर पर्सन नहीं लिखा गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि आप सप्लाई खुद से खुद को करते हैं, खुद से खुद को भी करते हैं, और यदि वो फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुआ, मैंने ये मार्कर मुझे सप्लाई किया, इसके लिए मैंने कंसिडरेशन दिया और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुआ, तो ये सप्लाई होगा 7(1)(a) के अंदर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। 7(1)(b) और 7(1)(c अब देखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सेक्शन 7(1)(a),
अब देखिए दोस्तों, 71A से कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं जिनका मीनिंग समझना हमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर गुड्स का मीन हमें समझना ज़रूरी है, सर्विसेज का मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है और कंसिडरेशन का मीनिंग भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। गुड्स का मीन हम समझेंगे सेक्शन 2 क्लोज 12 के अंदर, सर्विसेज का मीन हम समझेंगे सेक्शन 2 क्लोज 102 के अंदर, और कंसिडरेशन का मीनिंग हम अभी यहाँ पर इस लेक्चर में समझ लेते हैं। कंसिडरेशन का मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर, और डेफिनेशन स्टार्ट होती है इंक्लूसिव वर्ड से। कंसिडरेशन इंक्लूड्स, क्या बोला गया? कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट, किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो, यानी कि काइंड्स के फॉर्म में हो। काइंड्स मतलब नॉन मॉनेटरी फॉर्म। तो चाहे दोस्तों वो मॉनेटरी फॉर्म में किया गया हो चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में किया गया हो, यानी आपने कुछ सप्लाई किया, उसके लिए जो आपको कंसिडरेशन मिला, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में मिला है या काइंड के फॉर्म में मिला है, तो वो कंसिडरेशन कहलाएगा। आगे बोला एनी एक्ट और नेगेटिव एक्ट, उसके लिए आपने कुछ किया है, कुछ भी एक्ट किया है, या फिर आप कुछ न करने के लिए भी एग्री हुए हो या न करने के लिए भी सहमत हुए हो। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना, इट्स ए नेगेटिव एक्ट। आपने एग्रीमेंट किया किसी के साथ कि आप किसी पर्टिकुलर काइंड का कोई एक्ट नहीं करेंगे और उसके लिए आपने कंसिडरेशन लिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यदि आपने पढ़ा हो तो 1872 आपको कुछ याद आ रहा हो, एग्री टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। एग्रीमेंट के लिए दो चीज़ें हुआ करती थी, चाहे आप कुछ करने के लिए सहमत हो चाहे कुछ न करने के लिए सहमत हो, एग्री टू डू समथिंग और एग्री टू नॉट टू डू समथिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कंसिडरेशन में भी यही बात कही गई है कि आपको कुछ मिल रहा है, चाहे मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है दोस्तों, चाहे इन काइंड्स के फॉर्म में मिल रहा हो या पार्टली मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा हो, पार्टली काइंड्स के फॉर्म में मिल रहा हो, जिसके लिए आपने कुछ किया हो या फिर कुछ न करने के लिए आपने सहमति दी हो। बट आगे बोला गया कि एक्सेप्ट एनी सब्सिडी गिवन बाय सीजी और एसजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की कोई भी सब्सिडी आपको दे दी है, आपके किसी एक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग के कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में या किसी सप्लाई के रेस्पेक्ट में, तो वो सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी, वो सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। यदि ये सब्सिडी किसी लोकल अथॉरिटी से या नॉन गवर्नमेंटल अथॉरिटी से आपको मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट होगी मेरे दोस्तों। ओनली सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। ओके सर, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आई, जो सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर दी हुई है। अब कंसिडरेशन के फीचर्स क्या है? कंसिडरेशन के फीचर्स भी इसी डेफिनेशन के अंदर बताए गए हैं। ये जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है या रिसीव होने वाला है, वो सर एग्जिस्ट होना चाहिए या सर्टेन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोविज़न ऑफ सप्लाई। यानी वो एक्टिविटी जिसे हम सप्लाई कहते हैं, सप्लाई करते वक्त या सप्लाई के प्रोविज़न के समय आपका कंसिडरेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, या तो मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन। या तो एग्जिस्ट होना चाहिए या बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यानी जब आप प्रोविज़न ऑफ सप्लाई कर रहे हैं तब वो कंसिडरेशन एग्जिस्ट हो या फिर सर्टेन हो, एग्जिस्ट ना हो तो सर्टेन हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम सर आपको यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस वीडियो को प्रोवाइड करते वक्त क्या मेरा कंसिडरेशन सर्टेन है या एग्जिस्ट है? बताइए। क्या मैं आपसे कोई फ़ीस ले रहा हूँ? नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मोनेटाइजेशन के पर्पस की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ चैनल के, वो मेरा पर्पस नहीं है। मैं आपको इस सर्विस को प्रोवाइड करते समय यानी कि प्रोविज़न ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के समय क्या कंसिडरेशन एग्जिस्ट है दोस्तों? क्या आप मुझे कुछ दे रहे हैं या फिर आप मुझे कुछ देंगे?
काइंड्स में या फिर मॉनेटरी फॉर्म में, क्या ये सर्टेन है? दोस्तों ये न तो एग्जिस्ट है न ही सर्टेन है, तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। ये जो मैं प्रोविज़न ऑफ सप्लाई आपके लिए कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरह से, ठीक है। इसमें कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं है एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो आज का बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। सप्लाई चैप्टर का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। आगे के वीडियोस सप्लाई चैप्टर की सीरीज़ में आते रहेंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपको ये चीज़ कितनी समझ में आई वो भी बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ओके, आज के लिए केवल इतना ही। सी यू, गुड बाय।